नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के कंपाइलेशन के इस क्रम में आज हम देखने जा रहे हैं वायुमंडल को और वायुमंडल का संगठन कैसा होता है, कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, कैसी वायुमंडल की संरचना होती है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो वायुमंडल किस प्रकार का होता है? इसमें सिर्फ गैसें नहीं होती हैं या वायु की उपस्थिति ही नहीं होती है, इसके अलावा धूल के कण भी होते हैं और पानी से बनने वाली भाप भी होती है जो कि गैसियस स्टेज में ही होती है। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर गैसों के साथ साथ जो धूल के कण हैं और सूक्ष्म कण हैं उनका भी मिला जुला स्वरूप देखने के लिए मिलता है। ये पूरा वायुमंडल है और इसमें गैसों का अनुपात परिवर्तित होता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर आप जाइएगा तो ऑक्सीजन लगभग गायब के बराबर हो जाएगी, मतलब नगण्य हो जाएगी उसकी उपस्थिति। और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मूल रूप से पाए जाते हैं, उसके बाद ये नहीं मिलते। तो इस तरह से गैसों का संगठन इसमें परिवर्तित होता रहता है। अब जो स्थायी रूप से पाई जाने वाली वायुमंडल की गैसें हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन को आप देख रहे हैं, ये 78.08% पाई जाती है। ऑक्सीजन इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे है और इसकी मात्रा 20.95% है। इसे लगभग हम लोग 21% कहते हैं। ये द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से दे रखा है और यहाँ पर आणविक सूत्र दिया हुआ है। ऑर्गन ये तीसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है जो कि एक अक्रिय गैस है। 0.93% इसकी मात्रा होती है वायुमंडल के संगठन में। कार्बन डाइऑक्साइड चौथी पोजीशन पे है, CO2 इसकी मात्रा 0.03% ही हम लोग देखते हैं, लेकिन 0.036% है टू बी एग्जैक्ट। और नियॉन जो कि खुद एक अक्रिय गैस है यानी इनर्ट गैस है, तो इसकी मात्रा 0.002% होती है। हीलियम की मात्रा और कम होती है, मतलब 0.0005% होती है। ये हमने देखा। अब इसके बाद आप देखें क्रिप्टो यानी क्रिप्टॉन की बात हो रही है। ये क्रिप्टो जो है ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टॉन की मात्रा होती है 0.001%। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जो कि ग्राफ के जैसा है और इसमें आप देख रहे हैं ये क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की परतों के बारे में दे रखा है। क्षोभ मंडल की जो स्थिति है और ये ग्राफ जो है इसमें उत्तुंगता किलोमीटर में दी हुई है, यानी उत्तुंगता का तात्पर्य यहाँ पे हाइट से है, ऊंचाई। और नीचे जो आप देख रहे हैं इसका एक्स एक्सिस, अगर इसे एक ग्राफ मान लिया जाए जो कि ये सच में है, तो इसमें ऊपर वाला आपका वाई एक्सिस हो जाएगा और ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब इसमें नीचे आपका तापमान दिया हुआ है, ठीक है। नीचे जो आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर है और ऊपर वाला ऊंचाई है किलोमीटर में। तो ये आपका क्षोभ मंडल है, 10 यहाँ पे किलोमीटर हो गया। क्षोभ सीमा है, मतलब क्षोभ मंडलीय सीमा है जहाँ से समताप मंडल स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल है, यहाँ समतापीय सीमा है। उसके बाद 50 से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज में मध्य मंडल पाया जाता है, आप ये देख रहे हैं। और देखिए इसके बाद ऊपर मध्य मंडल के ऊपर यानी मेसोस्फीयर के ऊपर इसका जो सीमा रेखा है उसे आप देखिए 80 किलोमीटर पे। और उसके बाद ऊपर आपका बाहरी वायुमंडल जिसे कि बहिर्मंडल कहा जाता है, एक्सोस्फीयर, वो मौजूद होता है, जो कि उसकी अंतिम सीमा अगर देखी जाए तो कुछ नहीं होती है। आखिरी सीमा इसमें आप नहीं देख सकते हैं, वो अंत में जाकर धीरे धीरे क्षीण होते होते जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है उसमें विलुप्त हो जाता है। ये आपका ग्राफ है जिसके माध्यम से आप इसे बेहतर समझ सकते थे। अब वापस जो थ्योरेटिकल तरीका है उसमें लौट चलते हैं। यहाँ पर 2 और गैसों के नाम दिए हैं। हमने यहाँ तक देखा था, मतलब क्रिप्टॉन को देखा था कि वो 0.001% है। जिनॉन की मात्रा कितनी है? तो ये भी एक इनर्ट गैस है और इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन तब भी यहाँ अगर देखा जाए तो 0.00009%। और हाइड्रोजन की मात्रा होती है 0.00005%। ये आपका हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना को अब थोड़ा सा यहाँ विस्तार से देख लेते हैं। अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली भिन्न भिन्न परतों से वायुमंडल बना होता है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सब। और पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल ज़्यादा सघन होता है, यानी क्षोभ मंडलीय जो क्षेत्र है वहाँ सघनता ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इसका स्तर जो है वो कम होता जाता है। वजह क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अगर पृथ्वी के पास गुरुत्व बल नहीं होता तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ गुरुत्व बल और जो गैसों का पलायन वेग है, दोनों का संतुलन स्थापित है। इसी वजह से गैसें यहाँ टिक कर बनी हुई हैं और यही संतुलन चंद्रमा के आसपास नहीं बन पाता है और इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चलिए, मतलब चंद्रमा के पास पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के पास है ही नहीं, द्रव्यमान है तो निश्चित रूप से गुरुत्व बल होगा, लेकिन वो गैसों को रोक के रखने में सक्षम नहीं।
अब यहाँ आप देखें कि घनत्व और तापमान वाली अलग अलग परतें होती हैं। तापमान की स्थिति को अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो एक थ्योरेटिकल तरीके से या साइंटिफिक तरीके से तापमान में कमी आनी चाहिए, जो कि आती भी है। लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में आप देखते हैं कि तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे समताप मंडल का हिस्सा जो है वो गर्म होता है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत और समताप मंडल वाला हिस्सा, क्योंकि वहाँ ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। अब इसमें नाम भी आप देख रहे हैं, तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल आप उसे कह लीजिए। तो इस प्रकार से ही बनता है। उसी में आयन मंडल भी होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, नीचे का संस्तर है, और इसकी ऊंचाई सतह से गिनी जाती है। तो सतह से 13 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। सतह से लेकर, यानी जमीन की सतह से लेकर 13 किलोमीटर तक ये विस्तृत होता है। और ध्रुव के निकट ये थोड़ा पतला हो जाता है। पतले का मतलब ये है कि यहाँ पृथ्वी की संरचना पर निर्भर करता है। तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी होती है ध्रुवों पर, और विषुवत वृत्त पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का जो आकार प्रकार है वो कैसा है। ध्रुवों पर ये चपटी है, और विषुवतीय वृत्त जो है, मतलब विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये उभरी हुई है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है, ये आपने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि तेज वायु प्रवाह, अब यहाँ वजह क्या है? यहाँ वजह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। विषुवत वृत्त पर ज़्यादा होने की वजह गुरुत्वाकर्षण को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि केंद्र से वहाँ दूरी बढ़ जाती है ध्रुवों की तुलना में। अगर पृथ्वी का सेंटर मान लिया जाए एकदम बीच में, तो उससे अगर हम दूरी नापें तो ध्रुवों तक जो रेडियस जाएगी वो छोटी होगी, और विषुवत रेखा को जो छूने वाली त्रिज्या होगी, या जो विषुवत रेखाओं को मिलाने वाला व्यास होगा, डायमीटर, वो बड़ा होगा अपेक्षाकृत। ठीक है, तो इस हिसाब से तो यहाँ थ्योरी काम नहीं कर रही है। लेकिन वजह क्या है? ये जो तेज वायु प्रवाह होता है और ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन करने की प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से होता है। और इस संस्तर में धूल कण और वाष्प पाए जाते हैं। जलवायु संबंधी, मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं वो यहाँ पर होती हैं। और इसमें प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कम होता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। सिर्फ वायुमंडल की ही परतों में नहीं, आप ऐसे भी पर्वत का या जो हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला उच्चावच है उसे देखें, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले इलाकों की ओर जाते हैं, वहाँ बर्फ की या ठंडी की तादाद कुल मिलाकर बढ़ने लगती है। तो ये आपने देखा, जैविक क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान ये है, मतलब इसके बिना जैविक क्रिया संभव नहीं है, सीधी बात। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा होती है, मतलब काल्पनिक सीमा हमारे द्वारा डिसाइड की गई है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मनुष्य के द्वारा ये सब किया जाता है, तो इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। और विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता है, और ध्रुवों के ऊपर ये -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस होता है, और -45 डिग्री सेल्सियस जो है वो ध्रुवों के ऊपर होता है। तापमान स्थिर होने की वजह से इसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो स्टेबल हो गया है, तो इसके आधार पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर स्थिरता आ गई है, यानी बैलेंस बन गया है। तो यही इसका बॉर्डर। ऐसे कोई रेखा नहीं खींची गई है कि मतलब हम एक गोला प्रकार उठाएं और गोला प्रकार से पृथ्वी का केंद्र जो है वहाँ पे उसका नोक रखें और एक रेडियस बना दें कि ऐसी सीमा है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब काल्पनिक है। और समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी स्थिति देखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल पाया जाता है उसकी उपस्थिति होती है 50 किलोमीटर तक, और इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ओजोन का यहाँ पे पाया जाना है, और इसी वजह से यहाँ तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है, और इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ फिर से एक बार तापमान कम होने लगता है। जो समताप में बढ़ गया था वो यहाँ पर धीरे धीरे फिर डिक्रीज होने लगता है अपने जनरल प्रोसेस के अंतर्गत। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और मध्य मंडल की जो ऊपरी परत है उसको मध्य सीमा कहा जाता है। आयन मंडल मध्य मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। इसका जो रेंज है वो बड़ा होता है, और इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं वो पाए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इन्हीं को आयन कहा जाता है। मतलब जो धन आयन और ऋण आयन का कॉन्सेप्ट है ना, उसके हिसाब से पृथ्वी द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंगें होती हैं, यहाँ रेडियो तरंगों के बारे में विशेष बात है, तो ये इसी संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट कर आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तापमान घटना बढ़ना कुछ विशेष कारणों की वजह से होता है। अब वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी स्तर है, यानी सबसे ऊपरी परत है, वो बहिर्मंडल होता है, यानी बाह्य मंडल, और ये सबसे ऊंचा स्तर होता है। और इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि ये विस्तृत है, इसका विस्तार बहुत दूर तक चला गया है, और अंत में ये कहाँ पर जाकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है ये पता भी नहीं चलता। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, बहिर्मंडल भी प्रभावित करता है। बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ पहले उससे गुजरेगी, उसके बाद ही वो आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर समताप और क्षोभ मंडल तक पहुंचेगी। ठीक है, तो प्रभावित तो सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दो ही संस्तर हैं, एक तो क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल।
इतना हमने देखा। अब यहाँ पर GEF समय रेखा को देख लेते हैं। ये समय रेखा जो है इसके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, और GEF का मतलब क्या होता है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको कहा जाता है, यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ये जो स्केल है इसमें आप अलग अलग मानक देख रहे हैं, मतलब इसका पायलट फेज, उसके बाद जो इसका GEF फेज नंबर 1 है, फिर फेज नंबर 2 है। यहाँ असेंबली की डेट भी लिखी हुई है, तो इसे बड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके ही देखा जा सकता है। यहाँ आप देखें 1994 में फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर CBD एंड UNFCCC, तो ये बीच में होता है। 1991 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1992 में UN अर्थ समिट हुई। ये पायलट फेज था, और इसमें आगे का जो प्रोसेस है उसमें 1994 में फाइनेंशियल मैकेनिज्म CBD और UNFCCC के लिए, 1994 में ही इंस्ट्रूमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड GEF का जो फुल फॉर्म है उसे आपने देख ही लिया है। इसके बाद जो यहाँ पे फेज 1 है, ये तो पायलट फेज था, मतलब प्रायोगिक तौर पर चलाया गया था। उसके बाद जो फेज 2 कहा जा सकता है, या आप इसे फेज 1 से ही गिनिए क्योंकि पीछे वाला पायलट प्रोजेक्ट था। तो 1998 में फर्स्ट असेंबली जो इंडिया की है वो होती है। उसके बाद GEF 2 को देख रहे हैं आप यहाँ पे। 2001 में फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर स्टॉकहोम कन्वेंशन, और 2002 में सेकेंड असेंबली जो है वो चाइना में होती है। फिर इसके बाद GEF थर्ड जो है उसको देखिएगा, 2006 में थर्ड असेंबली जो है वो साउथ अफ्रीका में होती है, और 2005 में उससे पहले क्या होता है, तो रिसोर्स एलोकेशन फ्रेमवर्क ये लाया जाता है। फिर GEF 4 को देखते हैं, इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो GEF 4 और उसके बाद GEF 7 तक ये पूरा है। GEF 4 में क्या है, यहाँ पर देखें आप, ये 2010 में फोर्थ असेंबली होती है, ये उरुग्वे में होती है, और 2010 में ही फाइनेंशियल मैकेनिज्म मतलब UNCCD के लिए लाया जाता है। 2010 में सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट एलोकेशन फॉर रिसोर्सेज स्टार जो है वो आता है। फिर 2013 में GEF 5 को देखिए, इसमें फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर मिनामाटा कन्वेंशन, मरकरी वाला जो कन्वेंशन था। और 2014 में फिफ्थ असेंबली जो है वो मैक्सिको में होती है। कहाँ कहाँ होती है वो इंपॉर्टेंट है, ये हरा वाला ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद GEF 6 जो है, ये सिक्स्थ असेंबली इसकी होती है वियतनाम में, और GEF 7 इसके आगे वाला है। तो ये पूरा फेज़ है इसका, जो कि पीछे से स्टार्ट हुआ है। पहले एक पायलट फेज़ है, और उसके बाद ये क्रमशः 1, 2, 3 करके आगे बढ़ा है। अब आगे चलते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। ये है क्या, पहले तो स्केल हमने देख लिया, लेकिन इसके बारे में परिभाषा तो देखी नहीं। परिभाषा यहाँ पर है, यह एक स्वतंत्र रूप से चलने वाला वित्तीय संगठन है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, एक फैसिलिटी का है। तो ये जो संगठन है ये क्या करता है, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय, भूमि क्षरण, ओजोन परत, अनवरत जैविक प्रदूषकों से संबंधित परियोजनाएं, उन सब के लिए ये अनुदान देने का काम करता है, मतलब ये फंड मुहैया कराता है। और GEF की स्थापना 1992 का जो रियो अर्थ समिट था उसी के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और GEF को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP इसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। मतलब इसमें 3 बड़ी बड़ी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी यही GEF जो है, ये 183 देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और इसके अलावा निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में एकजुट करता है, और राष्ट्रीय सतत विकास पहलों का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी अर्थात GEF, जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन पर कुछ ढांचा अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNCCD, और स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, ये सब के लिए, और इसके साथ साथ मिनामाटा कन्वेंशन जो पारे वाला है मरकरी के लिए, इन सब के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। वित्त मुहैया कराना इसका मूल उद्देश्य है। वित्तीय तंत्र के तौर पे ये काम करता है। कौन कौन से सम्मेलनों के लिए, तो CBD के लिए करता है, UNFCCC के लिए करता है, UNCCD के लिए करता है, और इसके अलावा UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने की जो प्रक्रिया है उसके लिए फंड देता है। कार्बनिक प्रदूषकों यानी जो POP है उन पर स्टॉकहोम कन्वेंशन की जो संबंधित जरूरतें हैं उसको पूरा करता है। मिनामाटा कन्वेंशन में ये अपना योगदान देता है। और GEF जो है ये ओजोन परत यानी जो लेयर है उसको परिभाषित करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से औपचारिक रूप से अभी तक नहीं जुड़ा है। ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने का जो प्रयास है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उससे इसका संबंध सीधा सीधा नहीं है। लेकिन अब जो बदलती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उसमें ये प्रोटोकॉल के जो मानक हैं या प्रोटोकॉल से संबंधित ज़रूरतें हैं उनका समर्थन करता है, तो इससे भी जुड़ा है। अब इसके बाद देखें, GEF 18 एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। क्योंकि ये इतनी सारी योजनाओं को, इतने सारे कन्वेंशन को वित्त मुहैया कराता है, तो निश्चित रूप से इसे बड़ा सपोर्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ 18 एजेंसियाँ हैं। 18 एजेंसियों में पहला तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, विश्व बैंक है, खाद्य और कृषि संगठन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कृषि विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोष है वो इसमें शामिल है, विश्व वन्य जीव कोष इसमें शामिल है US वाला, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो है वो इसमें शामिल है, और प्रकृति के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है मतलब IUCN की बात हो रही है तो वो भी इसमें शामिल है। मतलब इन सभी संस्थाओं का इसे सपोर्ट प्राप्त है।
कार्य का दायरा क्या है? कार्य का दायरा अगर देखा जाए तो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल भूमि क्षरण, सतत वन प्रबंधन और रेड प्लस वाला जो समझौता था, इसके अलावा ओजोन परत का क्षय, इन सब पे ये काम करता है। और इसके साथ साथ मिनामाटा सम्मेलन यानी मिनामाटा कन्वेंशन, स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, वही पीछे वाला रिपीट हो रहा है। तो इन सभी के दायरे में रहकर, मतलब इन सभी को वित्त मुहैया करा के और इनसे संबंधित कामों को संचालित करवाकर ये अपना योगदान देता है। तो ये एक वित्तीय सहयोग है। फैसिलिटी का मतलब सुविधा, तो ये वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। अब यहाँ बात की जा रही है भारत की। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। ये छत्रक विधान है। और भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत, ये संविधान में पहले से ही मौजूद था, और उसी प्रावधान के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसको लागू किया था 1986 में। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने और उन्हें मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले से जो कानून चल रहे थे वो पर्याप्त नहीं थे, तो इसलिए सरकार ने इसे लॉन्च किया। जेनेटिकल इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है। और 22 जुलाई सन 2010 की बात है, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, इसका नाम बदल दिया गया है। ये अप्रूवल कमेटी थी, इसका नाम बदल दिया गया है। और इसके हिसाब से परिसंकट में सूक्ष्म जीवों या आनुवांशिक तौर पर बनाए गए जीव या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं भी आते हैं वहाँ पर इसका नाम चेंज करके रखा गया है। इतना लंबा सेंटेंस आपने फालतू में देखा, इसका नाम यहाँ पे चेंज किया गया है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी यानी आकलन समिति। अभी तक क्या था, ये अनुमोदन कमेटी थी, मतलब अनुमोदन करती थी, लेकिन अभी क्या करेगी, पहले आकलन करेगी, उसके बाद जाकर अनुमोदन करेगी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, क्योंकि जीनों के साथ यानी जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ करना ये लाभदायक तो हो ही सकता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा विनाशकारी भी हो सकता है, इसलिए इसका बेहिसाब इस्तेमाल रोकना है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन, इन्होंने ग्रीन डेक्स 2009 के स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। और इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। तो ये पीछे की बात। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल तथा दीर्घस्थायी समाधान के लिए मिश्र शस्यन यानी मिश्रित फसल उगाना, कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करना, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले पौधों को उगाना, कीट प्रतिरोधक जो पौधे की किस्में हैं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड रहेंगी तो ही कीट प्रतिरोधी हो पाएंगी। मतलब पौधे के जीन में ही कुछ ऐसा बदलाव करो कि वो कीटों के प्रति अपना इम्यूनिटी डेवलप कर ले और कीड़ों का उस पर प्रभाव ही ना हो। तो ऐसे पौधों की किस्मों का प्रयोग ये सब श्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ पे मसानोबु फुकुओका का नाम दिया है, जो कि एक जापानी किसान और दार्शनिक भी थे। किसान होने के साथ साथ दार्शनिक थे। तो एक चीज़ पक्की बात है, वैज्ञानिक और किसान ये दोनों ही दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके अंदर फिलॉसफर का जो एक भूत है वो जुड़ा रहता है। अब देखिए, इन्होंने अपनी प्राकृतिक खेती और निर्जन भूमि को फिर से विकसित करने के लिए पूरे विश्व में पहचान बनाई थी, तो इन्हें इस मामले में प्रसिद्धि प्राप्त है। ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ अलग अलग अभियानों के बारे में दिया हुआ है। ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में 17 से 24 साल के युवाओं के लिए पर्यावरण के लिए प्रशिक्षण और काम करने हेतु 6 महीने का कार्यक्रम प्रशिक्षित करने का। हरित सेना की परियोजनाओं में देशी वनस्पति विरासत की बहाली, पशु आवासों की रक्षा करना, शहरी और ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में पुनर्जीवन, मतलब एक तरह से जो टोटल संधारणीय विकास और प्राकृतिक संरक्षण है उसको इसमें शामिल किया गया है। और ग्रीन आर्मी कार्यक्रम ये 30 जून 2018 को बंद हो गया। तो ये चला था, अभी बंद हो चुका है, लेकिन पीछे के जो अभियान या पहले हैं उन्हें भी देखना आवश्यक है। अब यहाँ से हम जैव विविधता को देखेंगे। तो प्रजातियों के दृष्टिकोण से अब यहाँ तक हमने पर्यावरण को बचाने की कुछ पहलुओं को देखा था। अब एक बार जैव विविधता को देख लेते हैं, फिर इसको बचाने के लिए जो आवश्यक उपकरण होंगे या उपचार होंगे, संस्थाएं होंगी, उनके बारे में देखेंगे। जैव विविधता में शुरुआत यहाँ आप देखिए, प्रजातियों के दृष्टिकोण से, अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का ही एक तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी वो आज लुप्त हो चुकी। मतलब ये भी सत्य है कि जो अब वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियां हैं उसमें से भी मैक्सिमम लुप्त हो जाएंगी। धीरे धीरे करके इनका विलोपन शुरू हो चुका है और एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे, फिर नई प्रजातियां उत्पन्न होंगी। इसी को प्रलय और निर्माण कहा जाता है। ठीक है, अपनी धार्मिक या पौराणिक भाषा में प्रलय और निर्माण का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो वो प्राकृतिक रूप से चलता है, पर्यावरण के हिसाब से चलता है, क्योंकि जलवायु में लगातार परिवर्तन होते हैं और अधिकतर जीव जातियां इसके हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाती। तो प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का ही एक तंत्र है। अब पृथ्वी पर जो जीव प्रजातियां हैं उसे हमने देखा कि इसमें से 99% ये विलुप्त हो जाएंगी और विलुप्त होती रही है पीछे से। अब पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है वहां पर ज़्यादा होती है, क्योंकि वहां जीवन के लिए अनुकूल संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं।
जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या बढ़ती जाती है। विविधता कम हो जाती है लेकिन जो जीवधारी पाए जाते हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है, तुलनात्मक रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब जैव विविधता नहीं बल्कि बायोडाइवर्सिटी जो कि इसका अंग्रेजी रूप है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बायो है और दूसरा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता यानी अनेकता, और बायो मतलब होता है जीव या जीव से संबंधित। तो जैव विविधता ये शब्द है, और आप देखें कि साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से होता है, और उनकी अनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र ये सब मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता, और इसके साथ साथ विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता एक सजीव संपदा है, जीवन से युक्त, और यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का एक प्रतिफल है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक झटके में डेवलप हो गई है और न एक झटके में विलुप्त होगी, दोनों चीज़ें। ये बनी भी धीरे धीरे है और धीरे धीरे समाप्त होगी, फिर एक नया जो जीव क्रम है वो शुरू हो जाएगा। पृथ्वी जीवन रहित हो जाएगी ऐसा नहीं है। जीव जो अभी तत्काल में हमें दिख रहे हैं वो एक एक करके विलुप्त होंगे, उसके बाद एक नई प्रजाति जो तत्काल में बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल होगी वो डेवलप होगी। अब जैव विविधता को 3 स्तरों में समझा जा सकता है, मतलब 3 स्टेप इसके दिखाई दे रहे हैं। पहला तो जेनेटिकल डाइवर्सिटी है, मतलब अनुवांशिक जैव विविधता। दूसरी स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, और तीसरी इकोसिस्टम यानी पारितंत्रीय जैव विविधता है, जो कि यहाँ पर वर्गीकरण के तौर पे आपने देखा। अब इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जीवन के निर्माण के लिए जीन ये एक महत्वपूर्ण और मूलभूत इकाई है, मतलब इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। और किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। जीन की विविधता होगी तो वो जीव भी अलग होगा, दूसरों से अलग होगा। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहा जाता है, और मानव आनुवंशिक रूप से होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित है। इसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है, और विभिन्न प्रजातियों के विकास और फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता आवश्यक भी है। ये नहीं रहेगी तो प्रजातियां विकसित नहीं हो पाएंगी। अब इसके बाद स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है उसको देख लेते हैं। तो ये प्रजातियों की अनेक रूपता को दर्शाती है। यह किसी भी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या को व्यक्त करती है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, कुछ में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता ज्यादा होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट के तौर पर देखा जाता है। जहां जैव विविधता ज्यादा होती है, प्रजातिगत विविधता ज्यादा होती है, वो बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट होता है। जैव विविधता का महत्व क्या है? तो महत्व तो अनगिनत है, लेकिन यहाँ कुछ को गिना देते हैं। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकीय स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैविक विविधता की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक भूमिकाएं दिखाई देती। मतलब एक तो ये इकोलॉजिकल हमें सपोर्ट देता है या योगदान देता है, दूसरा ये इकोनॉमिक तरीके से हमें सहारा देता है, और वैज्ञानिक तौर पे भी ये हमें सपोर्ट करता है। कैसे करता है तो वो भी हम आगे देखेंगे। पहले पारिस्थितिकी जो इसकी भूमिका है उसको देख लेते हैं। तो पारितंत्र में हर प्रजाति निकम्मी नहीं होती है, हर प्रजाति क्रियाशील है, उसके अंदर जीवन है तो वो सक्रिय रहती है, कुछ न कुछ क्रिया करती है। और पारितंत्र में कोई भी प्रजाति इस कारण से, मतलब बिना कारण न तो विकसित होती है और न ही समाप्त होती। अगर वो विकसित हुई है और बनी हुई है तो इसके पीछे भी वजह है। वो जो पारितंत्र है उसको संतुलन देने का काम करती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होते हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ ये पूछ लिया गया क्वेश्चन कि क्या आप बता सकते हैं कि मानव पारितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है? जीव और प्रजातियां, क्योंकि हम इंसान जो है वो सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं, और आजकल जो विनाश हो रहा है, पर्यावरण तेजी से खत्म हो रहा है और सब कुछ तबाह होने के कगार पे खड़ा हो गया है, तो इसके पीछे भी हम मनुष्य ही हैं। हमारा जो शातिर दिमाग है वही है। तो यहाँ ये प्रश्न लाजमी है कि हम पारितंत्र में या पारितंत्र को स्थिर बनाए रखने में क्या योगदान देते हैं, या सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, बताइएगा इसका क्या सही उत्तर हो सकता है। अब यहाँ देखिए, जीव और प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण करके उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक चक्र उत्पन्न करती हैं और विघटित करती हैं। पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अलावा जो प्रजातियां होती हैं वो वायुमंडलीय गैस की स्थिरता भी बनाए रखती हैं, मतलब जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं। साथ में जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहयोग करती हैं। ये पारितंत्रीय क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में रहने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब प्रतिकूल स्थितियों से वो लड़कर अपनी उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं। प्रजातियों की क्षति से तंत्र में
तंत्र के बने रहने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। प्रजातियां अगर तेजी से नष्ट होने लगे तो पूरा जो सिस्टम है, मतलब फूड चेन है और फूड वेब है, वो सब बिगड़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ विलुप्त होने लगेगा। अधिक आनुवांशिक विविधता जो भी होती है ये प्रजातियों की तरह से ही हो सकती है। मतलब आनुवांशिक विविधता का मतलब यहाँ पे जीनों का अंतर और उसके बाद अलग अलग प्रजाति के जीव, तो ये पर्यावरण को और ज़्यादा स्थायी बनाने का या हमारे इकोसिस्टम को और अधिक स्टेबल बनाने का काम करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रजातिगत विविधता होगी उतना ही ज़्यादा स्थायी हमारा इकोसिस्टम होगा। अब यहाँ जैव विविधता का ह्रास कैसे हो रहा है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। पिछले कुछ दशकों में, उससे पहले ये प्रक्रिया उतनी तेज या इस तरीके की नहीं थी। तो पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या बहुत तेज बढ़ी है और प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। मशीन युग की शुरुआत हुई, उसके बाद हमने सिर्फ प्रोडक्शन और डेवलपमेंट पे ही ध्यान दिया और हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो इतना घटिया है कि वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ही हमें ले जाता है। तात्कालिक तौर पे लाभ भले दिखाई दे, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम अगर हम देखना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ विनाश। वो सिर्फ प्रकृति के दोहन की कीमत पर बना ही है, इसलिए उसमें सुधार की आवश्यकता है। अब आप देखें, इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां तथा उनके आवास यानी जो उनका हैबिटेट है वो तेजी से कम होने लगा है। हैबिटेट कम हुआ तो प्रजातियां अपने आप नष्ट होनी शुरू हो गई। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 हिस्सा ही कवर करते हैं, वहां संसार की 3/4 जनसंख्या रहती और इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का बेहिसाब दोहन और वनोन्मूलन हुआ है। जंगलों को बड़े पैमाने पर उजाड़ा गया है। अब तो गिन गिन कर काटते हैं, पहले बिना गिने काट लेते थे। और देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर 50% स्पीशीज तो अकेले वहीं रहती हैं और वो भी अब नष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक आवासों का पूरी तरह से विनाश हो रहा है और जैवमंडल के लिए बहुत नुकसानदेह है। प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें योगदान देती हैं। अब प्राकृतिक आपदाओं में जैसे कि भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी फट गया तो जंगल जल गए। इसके अलावा दावानल, जंगल में लगने वाली आग, ये भी नेचुरल होती है और आजकल मानव निर्मित ज़्यादा होती है नेचुरल से ज़्यादा। गर्मी बढ़ रही है तो जंगल में लगने वाली आग, इसकी जो तादाद है वो वैसे भी बढ़ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य ही इसको फैलाने के पीछे उत्तरदायी होता है। आपस में पेड़ की टहनियां रगड़ खाती हैं तो घर्षण का परिणाम होता है कि चिंगारियां उत्पन्न होती हैं और वो सूखे पत्तों के संपर्क में आती हैं तो आग लग जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस। लेकिन ह्यूमन मेड जो प्रक्रियाएं हैं वो ज़्यादा है। तो जंगल लगातार जल रहे हैं, कट रहे हैं प्लस जल रहे हैं। अब इससे बड़ा विनाश क्या हो सकता है? नतीजा क्या है कि इससे संभावित जो क्षेत्र हैं, मतलब इससे प्रभावित जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे जैव विविधता परिवर्तित होने लगती है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे कि हाइड्रोकार्बन और विषैली जो हैवी मेटल्स होते हैं, मतलब टॉक्सिक होते हैं ये, तो ये सब, इसके अतिरिक्त जितनी भी संवेदनशील और कमज़ोर प्रजातियां हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जैसे कि हाइड्रोकार्बन है या भारी धातुएं हैं, तो ये सब जो संवेदनशील प्रजातियां हैं उनको पहले नुकसान पहुंचाती हैं। प्रजातियों को तो सब, जितनी भी प्रजातियां, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जीव जातियां हों, उनको समान रूप से ये नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन असर सब पे एक समान समय में नहीं दिखाई देता है। जैसा जिसका शरीर है और जैसी प्रतिरोधक क्षमता है उसके हिसाब से उसके शरीर में बदलाव आते हैं। जो छोटे जीव हैं और कमज़ोर प्रजातियां हैं वो जल्दी प्रभावित होते हैं। और वे प्रजातियां जो कि अपने स्थानीय आवास की मूल रूप से नहीं है लेकिन उस तंत्र में आकर बस गई, कभी कभी बाहर से भी प्रजातियां आ जाती हैं, तो ये एक्जोटिक स्पीशीज़ के तौर पे जानी जाती हैं, विदेशी प्रजातियां। तो ये भी नुकसान पहुंचाने के पीछे उत्तरदायी होती हैं और इनका भी दोष नहीं होता है। ये जहाँ से उजड़ कर आए होते हैं वहाँ की परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो गई रहती हैं, वहाँ इनका आवास खत्म हो जाता है तो ये वहाँ से स्थान छोड़कर आते हैं। या कभी कभी वनस्पतियों की कुछ प्रजातियाँ ऐसी मनुष्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई और ले जाई जाती हैं। तो ये कई सारे उदाहरण हैं। और विदेशी प्रजातियां स्वभावगत आक्रामक होती हैं, क्योंकि जब ये बाहर से आती हैं तो ये जल्दी से वहां पर अपनी जड़ जमाना चाहती हैं, चाहे वो जीव हो या वनस्पतियां हो, और वहां के लोकल स्पीशीज को प्रभावित करती हैं, खा जाती हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं मूल जो जैव समुदाय है उसको नुकसान पहुंचाती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे कि बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों के विषय में अगर बात की जाए, पक्षियों में बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो इनका बेहिसाब तरीके से शिकार किया जा रहा है, अवैध शिकार। और नतीजा यह है कि इसमें से बहुत सी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे आ गई। प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 भागों में बांटा है। जब विनाश होता है तो संरक्षण के भी प्रयास होते हैं, बस समस्या यह है कि हमने प्रयास करने में बहुत देर कर दी है। जब आधे से अधिक विनाश हो चुका है तब जाकर हमारी चेतना जागी है और अब जाकर हम प्रयास करना शुरू किए हैं, जबकि ये बहुत पहले से चल रहा था। निगाह ही इधर नहीं जाती थी, हम तो सिर्फ विकास करने की होड़ में आगे बढ़ रहे थे। अब देखिए इसमें किस प्रकार से बांटा गया है। तो पहली तो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी संकटापन्न। तो इसमें वो सभी प्रजातियां शामिल हैं जिनके ऊपर लुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट यानी जो लाल सूची है वो जारी करती है। इसके बाद वल्नरेबल स्पीशीज आती हैं, यानी सुभेद्य प्रजातियां। इसमें वो प्रजातियां आती हैं जिन्हें कि संवेदनशील की कैटेगरी में रखा जा सकता है, मतलब वो सेंसिटिव होती हैं।
अभी तत्काल में अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में वो विलुप्त हो जाएंगे। अभी नहीं हो रही है लेकिन भविष्य में हो जाएंगे, निकट भविष्य मतलब जल्द का जो आगे का समय है उसमें हो जाएंगे। और इनकी संख्या भी कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तो इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। और अंत में रेयर स्पीशीज़ हैं जिनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है, ये सीमित होते हैं कुछ स्थानों पर, मतलब प्रकृति के द्वारा ही इनको कम बनाया गया है। और अब ऊपर से जब जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के ह्रास की मार इनके ऊपर पड़ रही है तो इनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो इस प्रकार से प्रजातियों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। और जैव विविधता के स्थानीय घटक का वर्गीकरण करने के लिए या उसका वर्णन करने के लिए R.H. विटेकर के द्वारा अल्फा, बीटा और गामा विविधता के क्षेत्रों का वर्णन किया गया था, मतलब वर्गीकरण किया गया था। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। और पर्यावरण में जातियां कई सारे समुदायों में या कई सारे समूहों में संगठित रहती हैं, और ये समुदाय पारितंत्र में एक साथ या एक ही पारितंत्र में आसपास पाए जाते हैं। इनके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। तो ये जो अल्फा, बीटा, गामा जैव विविधता है, ये ग्रीक भाषा के अक्षर हैं। अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, डेल्टा, जीटा, थीटा, ये सब जो है ये ग्रीक भाषा के हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा विविधता जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती है? एक विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को ये दर्शाती है, मतलब विविधता के बारे में हमें जानकारी देती है। और आमतौर पर उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। और बीटा विविधता ये तुलनात्मक होती है। आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच की प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन जो होता है, पहले जो थी और अब जो है, तो बीच का जो अंतर आया है उसको नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और गामा विविधता में समग्र विविधता का मापन किया जाता है, संपूर्ण विविधता को नापा जाता है। तो ये है। अब जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे? तो संरक्षण करने के लिए मनुष्य को अपनी ओर से ही प्रयास करना होगा। संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का एक योजनाबद्ध प्रबंधन है ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और जैव विविधता भी संरक्षित रहे। प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम समझदारी से इस्तेमाल करें तो अभी भी हम इन चीज़ों को कुछ हद तक रोक सकते हैं। और संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। अब यहाँ पर पीढ़ी शब्द जो है उसका कुछ लोग अर्थ ये निकालते हैं, मतलब NCERTs को पढ़ने वाले अनेकों लोग होते हैं, तो जो सामान्य समझ के हिसाब से निकालते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ यानी मानव जाति के जो आगे के लड़के बच्चे या नाती पोते जो भी हैं आगे के वो सब। लेकिन यहाँ पर आने वाली पीढ़ियों से तात्पर्य समस्त जीवों की जो आने वाली आगे की पीढ़ियाँ हैं, उनकी आने वाली जो वंशावली, उसके लिए भी हम संरक्षित रख सकें। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का हम ऐसा इस्तेमाल करें कि समस्त जीव जाति की जो वर्तमान स्थिति है वो तो उपभोग उसका कर ही ले और उससे अपनी ज़रूरतों का पूरा कर ले, लेकिन बाकी जो आने वाली जीव जातियाँ हैं वो भी कुछ समय तक उसका उपयोग कर सकें, ऐसा हम प्रबंधन करें। यहाँ सिर्फ मनुष्य तक ही ये बात सीमित नहीं। अब यहाँ आप देखें कि इसमें संसाधनों का उपयोग इसी प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ये आपने देख लिया जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, मतलब किस लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण तो है ही है, और किस लिए महत्वपूर्ण है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे प्रजाति की आनुवांशिक विविधता को नष्ट होने से अगर रोक लिया जाए तो जैव विविधता को हम बचा सकते हैं। स्पीशीज़ों को विलुप्त होने से बचाना है और पारितंत्र को नष्ट होने से बचाना है, मतलब कुल मिलाकर आवास के विनाश को रोकना है, जो कि पारितंत्र का ही हिस्सा है। संरक्षण की कार्य नीतियों को देख लेते हैं। तो संरक्षण के प्रयासों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो स्वस्थानीय संरक्षण होता है और दूसरा जो है वो परिस्थानीय संरक्षण होता है, मतलब इन सीटू और एक्स सीटू जो आप देखते हैं। निज स्थानिक और निज स्थानिक में जहाँ की वो प्रजाति है, चाहे वो पौधे की प्रजाति हो चाहे प्राणी की प्रजाति हो, जहाँ की वो मूल प्रजाति है या जहाँ के वो मूल वासिंदे हैं, वहीं पर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। ये काम आसान होता है क्योंकि वहाँ पर वो पहले से रह रहे होते हैं, वहाँ से उन्हें कहीं भी शिफ्ट नहीं करना होता है, न उनके अनुकूल दशा बनाने के लिए खर्चा करना होता है। कम खर्चे वाला ही काम है और एक बड़ा दायरा कवर करके उसमें इन्हें प्रोटेक्ट कर दिया जाए। और दूसरा तरीका ये होता है कि उनको उनके पर्यावास से बाहर ले जाया जाता है और उसमें भी मजबूरी होती है, खुशी खुशी कोई नहीं ले जाता है। वो जो स्थान था वो उनके लिए अनुकूल नहीं रह गया था, वहाँ उनको हैबिटेट उपलब्ध कराना ये संभव नहीं था, और अगर ऐसा किया जाए तो वो बच नहीं पाएंगे, तो उनका पर्याप्त संरक्षण नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें बाहर संरक्षित दूसरे स्थान पर ले जाकर वहाँ प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ आप देखें इस प्रकार की परिभाषाओं को, पौधे या प्राणियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान में सुरक्षित रखा जाता है और भूमि या समुद्र के वो क्षेत्र जहाँ पे इनका संरक्षण किया जाता है वो उनका स्थायी आवास होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों ही जीवों को उसी स्थान पर प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ की वो मूल प्रजाति है। अब एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा में अगर पाया जा रहा है तो उसको ऐसा नहीं करेंगे कि राजस्थान का जो एकदम जलता हुआ रेगिस्तान है वहाँ ले जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको वहीं उसके स्थायी आवास में जहाँ उसे पानी की तरी और नहाने के लिए कीचड़ उपलब्ध हो सके और उसके अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो सके, वहीं पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या इसी प्रकार से हाथियों का भी संरक्षण होता है, बाघ का संरक्षण होता है, सभी का होता है। और परिस्थानीय संरक्षण में जो चीज़ें हैं उसमें बोटेनिकल गार्डन सबसे पहले नंबर पर आते हैं। ये पौधे की अलग अलग प्रजातियों को सुरक्षित रखते हैं। अब उसमें ये आवश्यक नहीं है कि वहीं पर उगने वाले आसपास के पौधों को ही रखा जाए, देश विदेश से ले आकर वनस्पतियों को उसमें संग्रहित किया जाता है, वो बोटेनिकल गार्डन के आकार पर निर्भर करता है।
उसके अलावा चिड़ियाघर है, जीन बैंक है, बीज बैंक है और ऊतक संवर्धन और क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, मतलब चीज़ों का टेम्परेचर कम करके उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तो ये सब प्रजातियों को संरक्षित रखने के अपने तरीके हैं, उनके जीन, उनके वीर्य, उन सब का संरक्षण किया जाता है। और ये जो चिड़ियाघर है ये तो जानवरों के शोषण का एक मूल स्थान हो जाते हैं। मतलब यहाँ जानवरों को भूखा पेट ज़्यादा रखा जाता है और पर्याप्त भोजन न उपलब्ध हो पाने की वजह से ये मेलन्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये अलग समस्या है, प्रबंधन का यहाँ अभाव। ये आपने देखा। अब यहाँ उदाहरण के तौर पे ये बताया गया, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे चिड़ियाघर, क्रायो प्रिजर्वेशन जहाँ नाइट्रोजन मतलब लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा माहौल बनाया जाता है, डीएनए बैंक, एक्वेरियम, वनस्पति उद्यान, ये सब परस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, यहाँ जैव विविधता के संरक्षण की बात हो रही है, तो स्वस्थानीय मतलब इन सीटू और एक्स सीटू को दर्शा लिया गया है। देखिए इसे यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र का जाल, संरक्षित झील, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जो परस्थानीय संरक्षण यानी एक्स सीटू है उसमें क्या आता है। तो स्वस्थानीय में संरक्षित क्षेत्र का जो जाल है उसमें संरक्षित झील आ सकती है, बायोस्फीयर रिजर्व आ सकता है, जो राष्ट्रीय उद्यान या जंतु विहार है वो आ सकते हैं। जैवमंडल रिजर्व जो है वो स्थलीय भी हो सकते हैं, समुद्री भी हो सकते हैं। परस्थानीय में गृह उद्यान आते हैं, बीज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, और वानस्पतिक उद्यान और जंतु विहार, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।